इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के खास कार्यक्रम एक अफसर ऐसा भी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे अफसर से जिन्होंने संघर्ष से अपना मुकाम हासिल किया है। ये अफसर हैं जितेंद्र कुमार, जो कि 1990 बैच के अफसर हैं, और उनके साथ ही उनकी पत्नी सीमा जी से भी। जितेंद्र जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत स्वागत है। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल ये कि कोविड में, इसके पहले आप प्रमुख सचिव पर्यटन थे, अयोध्या का बहुत सारा काम आपके नेतृत्व में हुआ। लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति जो लगाई थी, जिसे प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया, वो आपके और मंत्री जी के, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ। कोविड की बहुत बड़ी चुनौती थी, और उसके बीच में अयोध्या और भी बहुत सारे काम, 5 लाख दिए जलवाए आप लोगों ने, तो बहुत सारे ऐसे काम किए जो कोविड की चुनौती को देखते हुए किए। कैसे किया? देखिए, अयोध्या में जो पिछले वर्ष दिवाली के ठीक 2 दिन पहले दीपोत्सव का एक कार्यक्रम हुआ था जी, उसको पूरी दुनिया ने ऑनलाइन देखा, और वहाँ पे उस 3 दिन के कार्यक्रम में कम से कम 10 लाख लोग उसके भागीदार बने जी। एक दिन में 5 लाख दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड वहाँ पे बना, और सबने देखा कि अयोध्या की छवि कितनी निराली है। दिवाली में पूरी अयोध्या जगमग कर रही थी। ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम होती है वो जलते हुए दियों की वीडियोग्राफी करती है, और उसके नंबर के आधार पे रिकॉर्ड बनते हैं। तो दिए जलाए जाएं और उतनी देर तक जलते रहें, ये एक बड़ा चुनौती का काम था। और इतने सारे दियों को कैसे वहाँ पे रखा जाए, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे जलाया जाए, इसमें हम लोगों ने वहाँ पे अवध विश्वविद्यालय के छात्राओं की मदद दी थी। हम लोग भी उसके भागीदार थे, और सब लोगों ने उसको देखा, और न सिर्फ 5 लाख दिए जलाए गए, बल्कि राम की पैरी पे सामने एक लेज़र का रामायण शो भी हुआ। जी, वो भी लोगों ने देखा। वो पहली बार इस तरह का एक अनूठा शो था। और इन सारे कार्यक्रम से दुनिया भर में एक अयोध्या की ब्रांडिंग हुई, पर्यटन की ब्रांडिंग हुई, और सब लोगों में ये उत्सुकता जगी कि अयोध्या आने वाले समय में पर्यटन के मानचित्र पे उभर करके आएगा। और ये बात आगे साबित हुई जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ पे मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। फिर तब तक, जब तक आगे कुछ तैयारी होती, तब तक वैश्विक आपदा कोरोना आ गई। कोरोना की वजह से पर्यटन को काफ़ी नुकसान हुआ। ज़्यादातर होटल, पर्यटक क्षेत्र, वो सभी बंद हो गए, क्योंकि दूरी और सेफ ट्रैवल के प्रति लोगों के मन में आशंका थी, तो इसलिए लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। इससे होटल उद्यमी प्रभावित हुए, रेस्टोरेंट प्रभावित हुए, यहाँ तक कि सारे मंदिर भी बंद हो गए। पर इसी बीच धीरे धीरे लॉकडाउन फेज, अनलॉक 1 आया, अनलॉक 2 आया, अनलॉक 3 आया। तो लोगों को यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता थी कि जब आप निकलेंगे और कहीं ट्रैवल करेंगे, तो आप जिस भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वहाँ आपका रुकना सुरक्षित है, वो होटल सुरक्षित है, आपकी यात्रा सुरक्षित है। इसके लिए हम लोगों ने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कम से कम 20-25 वेबिनार किए, उनके विचारों को सुना, और उसके आधार पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल सारे रिलीजियस प्लेसेस के लिए, सारे होटल्स के लिए, सारे रेस्टोरेंट के लिए और टूर ऑपरेटर्स के लिए बनाए कि कैसे जब भी वो यात्रा करेंगे तो उसमें सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखेंगे। सर, यानी राम राज्य की जो परिकल्पना थी वो आप लोगों ने साकार करनी शुरू की। कहते थे ना कि जब राजा राम आए तो पूरी अयोध्या जगमग कर रही थी। तो 5 लाख जो दिए थे वो कहीं ना कहीं उसका प्रतीक था, क्योंकि आने वाले समय में अयोध्या को लेकर जो बदलाव हुआ वो सारी दुनिया देख रही है। बिल्कुल, अयोध्या को विश्व मानचित्र पे लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रारंभ से ही प्रयासरत थे और उनके नेतृत्व में ही हम लोगों ने वहाँ पे एक नया कार्यक्रम किया। पहली बार लखनऊ में भी संस्कृति विभाग के सौजन्य से 5 देशों की रामलीला उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में हुई, जिसको लखनऊ वासियों ने देखा। इसके पहले लखनऊ वासियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामलीला, और अभी जो रामलीला होने जा रही है, मैं समझता हूं कि वो आप लोग के प्रयासों का नतीजा है। जी, अभी आने वाले समय में जो ऑनलाइन देखेंगे लोग, दूरदर्शन पे देखेंगे, बाकी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पे देखेंगे,
तो वो क्या सारी चीजें कैसे कैसे लॉकडाउन organize के की थी? पीरियड में ये देखा गया कि कलाकार लगभग घर बैठ गए, उनके कहीं कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। संगीत नाटक एकेडमी के कार्यक्रम बंद हो गए थे। भारतेंदु नाटक एकेडमी में जो स्टेज नाटक थिएटर होता था वो सब बंद हो गया सारे था। बंद हो गए थे। तो फिर हम लोगों ने बैठ करके इस पर चिंतन किया कि क्यों ना हम थिएटर को एक लिमिटेड लोगों के साथ करें और इसे ऑनलाइन सबको दिखाएं। बहुत बड़े। और इसका नतीजा हुआ कि पहले जहां पे व्यूअरशिप कुछ 100 लोगों तक होती जी, थी, जी, उतने। जब ये ऑनलाइन हुआ, हाँ। जब हमारा ड्रामा, हमारा थिएटर, जब हमारा संगीत का कार्यक्रम ऑनलाइन हुआ, जी, जी, तो इसको हजारों लाखों लोगों ने देखा। जी, तो जब ये व्यूअरशिप बढ़ी तो उसी से फिर ये आइडिया आया कि इस बार दशहरा के टाइम में जो तैयारियां होगी जी। वो कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए, जब ये होगा क्या कि सेफ डिस्टेंसिंग आवश्यक है और लोग भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा करें, तो क्यों न रामलीला ऐसे किया जाए जिसको कि लोग लाखों लोग ऑनलाइन देखें, पूरी दुनिया देखे। पूरी दुनिया देखें। बहुत ही बढ़िया। और मैं आभारी हूँ इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का, जिन्होंने आगे बढ़ करके इसमें बॉलीवुड के कलाकार, हमारे माननीय सांसद जी रवि किशन जी हैं, जी, मनोज तिवारी जी हैं, जी। ये और दिल्ली की माँ संस्था आगे आई और हाँ। उन्होंने कहा कि हम इस कार्यक्रम को करेंगे। तो कैसे कोऑर्डिनेट किया आपने उस समय? सभी लोगों से अप्रोच किया, व्यक्तिगत उनसे निवेदन किया? क्योंकि सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जुटाना, मैं समझता हूँ उसमें अयोध्या की भूमिका तो है ही है, लेकिन अफसरों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अयोध्या में संस्कृति विभाग का एक संस्थान है, अयोध्या शोध संस्थान। जी, जी, अयोध्या शोध संस्थान के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन सभी लोगों से बातचीत की गई और फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति ली गई कि इस तरह का कार्यक्रम किया जाए, बहुत बढ़िया। जिसको कि ऑनलाइन लोग देख सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी अनुमति प्रदान की और अब संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में सहभागी जाएंगे भी, कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए स्वयं जाएंगे वो। अच्छा सर, ये तो अयोध्या की बात हो गई। काशी में भी बहुत सारा काम पर्यटन कर रहा है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपके जब आप पद पे थे तो उस दौरान कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम काशी के लिए किए गए, वो भी अगर कुछ बता सके तो। देखिए, काशी की देव दीपावली जी, बड़ी मशहूर है, बहुत मशहूर है। और काशी में ये प्रयास किया गया कि पूरे गंगा के किनारे जितने भी घाट हैं उन घाटों को इल्यूमिनेट किया जाए। जी, जी, उस पे रोशनी की जाए। वहाँ पे लाइव भजन चलाने के लिए जो है वो म्यूज़िक सिस्टम्स वर्ल्ड क्लास के लगाए गए हैं घाटों पे, और काशी के जितने भी घाट हैं उनको इल्यूमिनेट करने का कार्यक्रम हुआ है। काशी में जो अलग अलग पावन पथ के पे 20-25 मंदिर हैं, जी, जी, उन सब के एक सर्किट बनाया गया और उस सर्किट पे ये काम हो रहा है, जिससे कि जब यात्री आएँ तो उस पूरे पावन पथ पे चारों तरफ जा कर के काम कर सकें। इसके अलावा एक काशी में एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संकुल बनाने के दिशा में काम हो रहा है। फरह वहाँ पे काशी में पड़ाव में आपने देखा होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 63 फीट ऊंची प्रतिमा ब्रॉन्ज की स्टैच्यू लगाई गई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। वो संस्कृति विभाग भारत सरकार और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से उस चीज़ की स्थापना हुई और वो एक बहुत ही अद्भुत क्षेत्र बन करके आया है। उसी तरह संस्कृति विभाग ने यहाँ पे लोक भवन में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 फीट ऊंची ब्रॉन्ज की प्रतिमा लगाई, जिसका भी लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इस तरह के कार्यक्रम हुए। कुंभ के समय में जब वहाँ पे 5 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक साथ लगभग 2000 से 2500 आर्टिस्ट प्रतिदिन परफॉर्मेंस करते थे। कुंभ भी आप लोग के समय ही गुजरा, वो जी, बहुत बड़ा कार्यक्रम था वो। और 45 दिन तक वहाँ पे लगभग 25,000 आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया, जो दुनिया में इतना बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ। अनूठा था और बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी व्यवधान। बहुत ही शानदार। सर, अभी फिलहाल जिस विभाग में हैं आप, उसमें कौन से ऐसे कामों को कर रहे हैं जो थोड़ा चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहे हैं इस कोविड काल में? कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या सामान्य प्रशासन जी, जो एक मुख्य रूप से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का डिपार्टमेंट है जी, जिसमें कि मिलिट्री और सिविल का कोऑर्डिनेशन होते हैं। इसकी दिशा में कई सालों से बैठक नहीं हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इसकी एक अपेक्स लेवल की कमेटी की बैठक कराई गई और उसमें जो लखनऊ के 4-5 फ्लाईओवर जो कि मिलिट्री एरिया से गुजर रहे थे, जिसपे कि भूमि के विवाद की वजह से काम करीब 20 साल से रुका हुआ था। 20 साल से? जी, वो सभी रिजॉल्व कराए गए और इसमें माननीय रक्षा मंत्री जी, जिनका संसदीय क्षेत्र है, उनके विशेष प्रयास से और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से
ये टॉप लेवल की मीटिंग हुई, ये सारा रिजॉल्व हुआ। तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया ये, मतलब 20 साल से अगर कोई काम रुका हुआ है, जी। कई सरकारें आई चली गई जी। हैं और वो काम नहीं हो पाया और वो आपके नेतृत्व में हुआ, तो ये तो बहुत ही अल्टीमेट काम है। ये बहुत बड़ा तो कोऑर्डिनेशन कैसे हो, क्यों नहीं हो पा रहा था वो सारी चीज? इसमें मुख्य रूप से भूमि को लेने देने का विवाद था, क्योंकि मिलिट्री डिपार्टमेंट का ये था, रक्षा विभाग का ये दावा था कि ये हमारी लैंड है और यहाँ से होकर के जो ये फ्लाईओवर या ब्रिज जा रहा है, इसके बदले में हमें दूसरी जगह लैंड चाहिए और लैंड पार्सल चाहिए, और कितनी लैंड पार्सल चाहिए, उसका क्या वैल्यूशन हो और कैसे हम उनको दें, ये चीज़ नहीं तय नहीं हो पा रही थी, उसमें विवाद था। तो वो चीज़ बैठ करके तय की गई और उनको, रक्षा विभाग को हमने संतुष्ट किया एकदम आप लोगों उनको हमने बहुत बड़ा लैंड पार्सल सहारनपुर में दिया। अच्छा। सहारनपुर में उनके पास एक फायरिंग रेंज है, हाँ। जहाँ पे कि उनको फायरिंग के लिए अभी तक सिर्फ 6 महीने की अनुमति मिलती थी। आप पहली बार भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय से प्रयास करके, हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्यों हम उनको 6 महीने के लिए देते हैं, क्यों ना हम उनको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि उनके लिए भी है और बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी है। जी, जी। अच्छा, मैं ये बताइए, कोविड में तो ये लगातार बाहर रहते होंगे, सबकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो आप घर आते थे तो इनको बाहर करती थी, वही बाहर जाओ, या अंदर कैसे आ गए हैं? क्या करती थी, कैसे कोऑर्डिनेट करती थी? सैनिटाइज करती थी मैं इनको पूरे अच्छी तरीके से। आपने बोला पहले सैनिटाइज करो इनको पूरा। हैंड वॉश करो, सैनिटाइज करो, फिर चेंज करो भैया, नहाओ। हाँ, सारे एकदम प्रोटोकॉल पालन करने के बाद ही अंदर आ जाओ। अच्छा सर, ये बताइए, आपके परिवार में आपके पिताजी इंजीनियर, आपके चाचा जो है वो ज्वेलर, आप आईएएस बनने के बारे में आपने कैसे, आपके मन में विचार आया कि नहीं मुझे आईएएस बनना है? कब आपने इसके बारे में सोचना शुरू किया कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, और ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था वो? जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय मुझे डॉक्टर बनने का बड़ा पैशन था। अच्छा। और क्योंकि आपका सब्जेक्ट जूलॉजी रहा है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी का था। जी जी। और मैंने 2 चांस उसके लिए बिहार के प्रीलिम्स पीएमटी की परीक्षा दी भी, पर अनफॉर्चुनेटली उन दोनों ही चांस में वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आउट हो गया। तो उसके बाद फिर दोबारा तैयारी करके देने में वो पेज सेट नहीं हुआ। पर जब ये नहीं हो पाया तो मुझे लगा कि अब इससे कुछ बड़ा करना चाहिए। हाँ। और तब मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया भागलपुर से, और उसमें मेरे सब्जेक्ट जूलॉजी और बॉटनी थे, और मैं अपने बैच का टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट था, और आज भी मेरे मार्क्स का रिकॉर्ड है वहाँ पे। क्या बात। 88 में मैंने जूलॉजी से एमएससी किया। और जब मैं एमएससी कर रहा था तो मेरे से एक सीनियर थे जो मेरे अगली एमएससी के क्लास बैच में थे, उन्होंने एमएससी करते हुए सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था। अच्छा। और फर्स्ट चांस में वो आईपीएस क्वालिफाई कर गए। क्या बात। तो चूंकि हम लोग साथ में बैठ करके पढ़ाई किया करते थे, तो जब मैंने देखा क्या कि मनोज लाल उनका नाम था। हाँ, मनोज लाल, ये तो दिल्ली में है, यूटी गार्डर में है, दिल्ली में। यस यस यस। तो मुझे लगा क्या कि जब मनोज कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। बट इस बीच एमएससी करने के बाद मैं यूजीसी क्वालिफाई कर गया था, और फिर मैंने सोचा क्या कि मेरे पास ये भी ऑफर था कि मैं रिसर्च को ज्वाइन करूँ। तो उसके लिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया और अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली चला गया। जब वहाँ मैंने देखा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स साथ में हैं, तो फिर हमने 3-4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाया और एक साथ सेल्फ स्टडी स्टार्ट की। जब मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की तो मुझे ये फीडबैक मिला कि आईएएस की पढ़ाई तो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है और कई साल लग जाते हैं तैयारी करने में, और आपको जनरल साइंस की पढ़ाई करने में, और जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसके लिए कम से कम 2-3 साल के तो तैयारी मैंडेटरी होती है। तो मेरे पास उतना टाइम था नहीं क्योंकि मैं तुरंत दिल्ली गया था। तो अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो अपने सब्जेक्ट को भी चेंज करते हैं कि उनके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट कुछ और होते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए चेंज कर देते हैं, वो क्वेश्चन पेपर को स्टडी करते हैं, फिर उसके सिलेबस को स्टडी करते हैं, और फिर उसके हिसाब से चूज करते हैं कि स्ट्रेटजिकली किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी, जिसमें नंबर अच्छे आए। जी जी। मेरे पास चूंकि समय बहुत कम था और मैंने सोचा पहली चांस से क्लियर हो रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट को चेंज करने का रिस्क मैं नहीं लूंगा। उसके बाद देखते हैं, अगर फर्स्ट चांस में नहीं होगा तो सब्जेक्ट चेंज करने पर विचार करेंगे। तो इसलिए मैंने बॉटनी जूलॉजी से ही पढ़ा। एंड चूंकि मेरे सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी थी, उन दोनों 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे,
और मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, थ्योरी पेपर इन दोनों में ही मेरे अच्छे नंबर और थे। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई था। तो पहले प्रीलिम्स में मुझे थोड़ी शंका थी, हम्म, क्योंकि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की बहुत ज़्यादा पढ़ाई की नहीं थी। हम्म, पर वहाँ पे 2-3 महीने का जो समय मिला उस पर मैंने जम के ग्रुप स्टडी किया, और प्रीलिम्स देने के बाद ही मुझे ये क्लियर हो गया कि आई विल क्वालिफाई प्रीलिम्स। ग्रेट। फिर उसके बाद मेन सब्जेक्ट की तैयारी मेरी पहले से थी, और मैं मेंस के जब एग्ज़ाम दे करके आया तो भी मुझे एहसास हो गया कि मेंस में क्वालिफाई कर जाऊंगा। बहुत बढ़िया। लेकिन इंटरव्यू मेरा वीक पॉइंट था, क्योंकि यद्यपि पढ़ाई मैंने इंग्लिश मीडियम से की थी, मेरे सारे टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश मीडियम से थे, पर बिहार के बैकग्राउंड से आने की वजह से इंग्लिश स्पीकिंग मेरी बहुत फ्लुएंट नहीं थी। हाँ, तो मुझे लगता था कि जब मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो किस तरह बोल पाऊंगा, हाँ, कैसे। हाँ, और पर इतना मैं कॉन्फिडेंट था कि मेंस मेरा हो जाएगा और इंटरव्यू का कॉल मेरे लिए जरूर आएगा। क्या बात है, ये मेंस देने के बाद ही मुझे एहसास हो गया था। बहुत बढ़िया। और इंटरव्यू के लिए मैंने थोड़ी तैयारी करी। ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, मैंने वहाँ पे एक कोचिंग Join इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, हाँ। जहाँ पे कि 5 या 6 ये रिजल्ट आने के पहले? रिजल्ट आने के पहले ग्रेट। इंटरव्यू के प्रिपरेशंस होते थे, 5 या 6 जी जी क्लासेस होते थे उसके, जिसमें कि एक मॉक इंटरव्यू होता था। और दिल्ली में मैं यमुना विहार में रहता था, वहाँ से कनॉट प्लेस आया, फिर मैं गया, मैंने वहाँ पे देखा, और 3 और 4 जब मैंने दूसरों का इंटरव्यू देखा, जब मेरा खुद का नंबर आया, हाँ। तो मैं ड्रॉप कर गया। मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कि मैं कैसे वहाँ इंटरव्यू कैसे फेस करूँगा। बट उसके 2 दिन बाद मैंने रियलाइज किया हाँ। कि इंटरव्यू तो मुझे जाना ही है, और अगर आज मैं इस डमी इंटरव्यू बोर्ड के सामने नहीं जा पाया तो फिर असली में कैसे तो आगे कैसे जाऊंगा। बहुत बड़े। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया, और मैंने उनको कॉल किया, देन आई वेंट, और फिर मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, अपना एक डमी इंटरव्यू। फिर उसके बाद मैंने तैयारी करी, और ईश्वर की कृपा थी और कुछ मेरी तैयारी का लक था कि मैं पहले ही चांस में क्वालिफाई कर गया। ग्रेट। उसके बाद सीधा मैंने सर्विस ज्वाइन कर किसने आपको जो है इन्फॉर्म किया कि नहीं आपका सिलेक्शन हो गया है, जब रिजल्ट आया तो? उन दिनों ये नेट का सिस्टम था नहीं। हाँ, वही मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ। यूपीएससी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यूपीएससी के पास वहाँ पे बोर्ड पे लगता था, और चूंकि मेरा पहला चांस था, और मेरे साथ के जितने भी लड़के तैयारी कर रहे थे वहाँ पे, किसी का 3rd चांस था, किसी का 4th चांस था, तो आई वॉज द जूनियर मोस्ट अमंग देम, ग्रेट। जो कि तैयारी करने गया था। क्या बात है। तो ग्रुप में क्या होता है कि जो जूनियर होता है वो थोड़ी सेवा भी करता है, सेवा सबकी। करता है, कोई चाय पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है। तो मैं जब वो रिजल्ट निकलने वाला था तो मैं अपने आप गया नहीं, बट मैं अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ बैठा था, और मैं उनके लिए चाय बना करके और टोस्ट सिखाई करके ला रहा था। उनमें से कोई और जो मेरे से 3 साल सीनियर था, वो गया था देखने के लिए, और वो देख करके आया। देन ही टोल्ड कि यू आर द ओनली पर्सन फ्रॉम आवर ग्रुप, जो 20-25 लोग का है, जिसमें से कि तुम 85th रैंक पे आए हो, बाकी सब के रैंक्स नीचे 200, 250, 300 या 400 है। यानी तुमने IAS प्रॉपर निकाल लिया, बाकी लोग कोई नहीं निकालता। तो मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, मुझे इतना भरोसा जरूर था कि मैं क्वालिफाई अवश्य करूंगा, लेकिन फर्स्ट चांस में इस रैंक के साथ करूंगा। ये मेरे लिए एक। आपकी सीमा जी से मुलाकात कैसे हुई? ये मुलाकात आपके IAS बनने के पहले की है, बाद की है? नहीं, IAS बनने की बात की है। बात की है। हम लोगों की अरेंज मैरिज है। अच्छा, अरेंज मैरिज है। जी, अरेंज मैरिज है। आप बताइए सर, आपको बताने दीजिए कैसे, मतलब कैसे फाइनल हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके जहां से आप आते हैं वहां पे IAS बनना, और उसके बाद फिर लोगों के लिए शादी का जो दबाव रहता है, वो दबाव भी बड़ा ही ज्यादा रहता है। बहुत ज्यादा दबाव था। वो तो आप बताइए मुझे, जब आपका सिलेक्शन हो गया और आपकी शादी के बारे में बात की जाने लगी, तो क्या हुआ, जरा उसकी भी एकदम बड़ी निराली स्टोरी होगी, मैं समझता हूँ, है ना? कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ, हम लोग, हमारे परिवार में ज्वेलरी का प्रोफेशनल बिजनेस कई जनरेशन से है जी, और इनफैक्ट मैं 2nd जनरेशन था कि जो जॉब में आया। और मेरे पहले 1st जनरेशन मेरे पिताजी थे। बाकी उसके पहले सभी लोग ज्वेलरी के बिजनेस में या और बाकी व्यापार में थे। तो जब मैं क्वालिफाई किया तो मैं अपने प्रोफेशन से IAS में आने वाला बिहार का पहला स्टूडेंट था। कमाल है।
तो इवन हमारे कास्ट में गोल्ड स्मिथ में फर्स्ट आईएएस थे, तो इतने ज्यादा कैंडिडेट थे ना, जो बड़े बड़े ज्वेलर्स आप थे अनुमान कर सकते सब हैं अपने कि जो कितना दबाव रहा होगा आपके ऊपर? बिहार और यूपी बहुत। के जितने भी टॉप ज्वेलर्स थे, सब आपको खोज रहे हाँ। होंगे। जो मिलियनियर बिलियनियर, हाँ हाँ, सब- सारे सब- सारे सब। सब हमारे पास, क्योंकि अरेंज मैरिज करनी थी, मेरी कोई लव मैरिज की हिस्ट्री नहीं थी। नहीं, आपके पास समय नहीं मिला था, आपने उधर सोचा ही नहीं। हाँ, वो भी आप कह सकते हैं। तो सब लोग आए, लेकिन मैंने और मेरे पिताजी ने ये सोचा हाँ, कि हमें ऐसे जगह पे रिश्ता करना चाहिए जहाँ पे कि परिवार बराबरी का हो और एक दूसरे का सम्मान हो। और उसको देखते हुए तो मेरे पिताजी ने इनके पिताजी को आपस में जब बातचीत हुई तो पाया कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और तब इनके यहाँ बातचीत बनी। कैसे मुलाकात हुई, कैसे कन्विंस हुई, कुछ बताइए जरा। वो ये जो पल था, वो जो आपकी धड़कन बहुत बढ़ गई थी। एक्चुअली में ये बहुत ही सरप्राइजिंग हम लोगों के लिए रहा, हाँ। क्योंकि मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, वो हाँ। वैष्णो देवी गए हुए अच्छा। थे, और मैं यही घर मानने में के लिए कि जल्दी से बेटी की शादी हो जाए। हाँ, इनफैक्ट यही कहें तो मैं थी और मेरी भाभी थी, तो फिर एकदम से ये लोग रात में पहुंचे, कोई आप कहाँ की रहने information वाली हैं? नहीं। ये तो खगड़िया के मैं हैं। छपरा की रहने आप छपरा वाली। की? हाँ, छपरा की रहने वाली। ठीक है। तो अचानक रात में ये पहुंचे, ये लोग ये अपने पापा और अपने चाचा के साथ पहुंचे। तो हमारे घर वाले, मेरे ब्रदर थे, तो बहुत ही वो नर्वस हुए। अरे लड़का खुद आ गया, अब मैं कैसे, पापा मेरे इतने दिनों से बात चलाए हुए हैं, ऐसा ना बात बिगड़ जाए, मैं कैसे मतलब इनके सामने कैसे हाँ, आगे लेके जाए, सारी आगे बातों को लेके बढ़ाएं। जाए। जी। तो अचानक आए थे, फिर नेक्स्ट डे इन लोगों ने देखा हमें, बस ऐसे ही बातचीत हुई, बस इन्होंने ओके करना था तो ओके इंडिकेशन दिया इन्होंने, डायरेक्ट नहीं कहा। कैसे but इंडिकेशन दिया सर आपने? वो कुछ ऐसा था कि अब वो मेरे मम्मी पापा तंग आ चुके थे इतने सारे इतने रिश्ते वो रिश्तों की दबाव वजह से। से, कि वो तंग आ चुके थे। किस तरह के तो दबाव आते हैं सर कि नहीं एकदम हर तरह के लोग आते थे। इतने 100 पार्टियां आई उनके थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड, मेरी मम्मी खास करके माँ ने मुझे कहा कि अब तुम्हें जो भी तय करना है तय कर दो, मैं तंग आ चुकी हूँ। तो फिर मैं अपने पापा और अपने अंकल के साथ हम लोग जो कुछ हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट की कि 3-4 जगहों पे कि यहाँ इनके परिवारों में हम लोगों के विचार मिलते हैं, तो हम यहाँ जाएंगे। उसी क्रम में हम इनके यहाँ पहुँचे, और जब इनके यहाँ पहुँचे तो इनके मम्मी पापा नहीं थी, तो ये अकेली बहन है और इनके 3 भाई हैं। तो वहाँ पे ये लोग बड़ी दुविधा में थे। हाँ, कि फिर अचानक से ऐसा आ लड़का जो गए, कि हमारे बिरादरी में एकमात्र हो, हाँ, जिसके ऊपर इतना दबाव हो, पता नहीं देखने के बाद क्या हो, बात बिगड़ने जाए। सही बात है, सही बात। बट जब हम लोग रुके, और फिर उस समय शायद ये अपने पापा से बात भी नहीं कर सकते क्योंकि मोबाइल फोन था नहीं, एग्जैक्टली। फोन नहीं था, बट विधि का विधान था। लेकिन मुझे लगता है कि वैष्णो देवी की यहाँ जो प्रार्थना थी वो कबूल हुई। कबूल हुई। हाँ, बिल्कुल कबूल हुई। हाँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? मतलब इन्होंने इशारे में बता दिया कि सब ओके है ना? हाँ, नहीं, मेरी भाभी ने पूछा। हाँ। मेरी भाभी ने पूछा कि क्या, से? हाँ, हाँ, ये बताइए, हाँ जितेंद्र जी बताइए कैसी लगी मेरी, मतलब सीमा कैसी हाँ, लगी? हाँ। तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, बस उनके मुंह में मिठाई खिला दिया। वो मुझे खिलाने के पूरे लिए सांकेतिक काम गुलाब जामुन लेके आए थे, लेके मैंने आए उन्हें थे, खिलाया। उन्होंने खिला दिया। उस पे मैंने कहा काफी लीजिए मुंह मीठा कीजिए। मुंह मीठा कीजिए, ये था। लेकिन उसके बाद काफी हमारे घर में हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, यानी कि ओके है। तो आपकी पहली बार बात शादी के बाद ही हुई या उसके पहले कब हुई? नहीं, शादी के बाद ही। हमारी तो पूरी अरेंज मैरिज है। हाँ, अरेंज मैरिज सब कुछ। कमाल है भाई, ये तो बड़ा कठिन काम है सर, नहीं? तो फिर शादी तो चलिए तय हो गई, सब कुछ बढ़िया से हो गया। तो फिर मंडप में बहुत सारी, मतलब अब चूंकि लड़का आईएएस है, आपकी बहुत सारी सहेलियां, दोस्त, पूरा परिवार, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए रहे होंगे, है ना? तो आपने क्या इनसे कहलवाया? कुछ बहुत सारी रस्में होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। नहीं, ये पूरे रस्मों के दौरान ये बात करते ही रहे मुझसे, क्योंकि पहले से कुछ इनको पता नहीं था। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? तो बोले ये लड़का तो बड़ा बात कर रहा। बस यही सबसे ज्यादा था।
उस दौरान की कुछ यादें आपने कुछ सुनाई हो? सर ने कहा कि भजन आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो कुछ सुना दीजिए। नहीं बोला नहीं, इन्होंने कुछ बोला नहीं। लेकिन आपने वैसे ही सुना दिया। सुनाया नहीं, कुछ सुनाया नहीं, उस समय नहीं सुनाया, पर ये माता जी की बाद भक्त हैं। में, अच्छा। बाद में और वैसे तो उनके माता जी के भजन कीर्तन करती हैं। भाई माता जी संस्कृत के में प्रताप से देखिए आपकी शादी हुई है भाई, इससे इनकार तो हाँ, नहीं कर बिल्कुल, सकते, है ना? बिल्कुल, तो अब आप 100%। कुछ सुना दीजिए माता जी के लिए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे, जय दुर्गे खप्पर वाले, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अच्छा सर, और क्या हॉबी है आपको, और क्या अच्छा लगता है करना जब आपके पास खाली वक्त होता है, या मैडम के साथ कुछ करना आपको अच्छा लगता है, कुछ करते हो? मुझे बागवानी का बहुत शौक है, सर। पेंटिंग का है, फोटोग्राफी का है, ओ ग्रेट। और रिसेंटली पिछले 2 साल से हम्म। मैंने हेल्थ सेक्टर पे काम करना शुरू किया है। और और आपने वजन अपना बहुत कम किया। मैंने अपना वजन 25 किलो कम किया है। फूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन, बहुत ये बढ़िया। मेरा लोगो है। हम्म। कि लोग कहते हैं क्या कि खाना बंद कर। दवाई से रोग ठीक होते हैं, मैं कहता हूँ कि खाने से बीमारी ठीक होती है। बहुत ही बढ़िया। और ये इमटेरियल है कि आप कितना खाते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि डाइटिंग करते हैं क्या, 4 रोटी को घटा के 1 रोटी करते हैं, ये सब। क्वांटिटी डज नॉट मैटर, इट इज़ द क्वालिटी, कि आप क्या खाते हैं। बहुत ही बढ़िया। होता क्या है क्या कि हम में से अधिकांश लोग, इवन डॉक्टर्स भी, उनको भी न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। सही उनको बात है। डिजीज और उसका ट्रीटमेंट सिर्फ यही पढ़ाया जाता है। तो सर आपने कैसे 25 किलो कम किया, जरा ये भी बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, ये- कहानी है, क्योंकि बहुत पूरा बताइए जरा इसको विस्तार से। मैं डायबिटिक था पिछले 5 सालों से, जी। और लापरवाह था, जैसे नॉर्मल डायबिटीज के लोग होते हैं कि ये गोली खाई और खाने में सब कुछ खा रहे हैं। सब कुछ खा रहे हैं। मतलब खाने पे कोई रोक लगाने की जरूरत नहीं है, एक गोली खाई रहे हैं, वो अपना काम करेगी। हाँ। बट ओवर द टाइम मैंने ये देखा कि मैं 2014 से डायबिटिक था, 2018 में मुझे एहसास हुआ कि मेरी मेडिसिन की डोज बढ़ते जा रही है और मेरा वेट भी बढ़ता गया। वेट 98 हो गया और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सब बढ़ गया। जाएगा तो वेट तो बढ़ेगा। मेरे डॉक्टर ने एक तरह से मुझे अलार्मिंग सिग्नल दी कि सर अब आपका ओरल मेडिसिन से काम नहीं चलेगा। डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती, तो आपको इंजेक्टेबल इंसुलिन लेनी पड़ेगी। ओहो। वो मेरे लिए थोड़ा तकलीफ देह था। तो मैंने सोचा क्या कि फिर इसका कोई और तरीका है क्या। फिर चूँकि सब्जेक्ट्स मेरे बायो साइंस थे और मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ था, तो इस दिशा में मैंने सर्च करना शुरू किया। बहुत बढ़िया। तो इस दिशा में मैंने जब सर्च करना शुरू किया तो एक डॉक्टर नील बर्नार्ड हैं यूएस के, उनके बारे में मुझे पता चला। फिर मैंने उनकी किताबें पढ़ी जो डायबिटीज़ रिवर्सल पे थी। क्या बात है। एंड उन्होंने ये लिखा था कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, एंड ही हैज़ डन इट इन सो मेनी पीपल। फिर एक और डॉक्टर हैं कनाडा के, डॉक्टर जेसन फंग, ही इज़ ए नेफ्रोलॉजिस्ट। सर। उनकी बुक है और उनके बहुत सारे लेक्चर के सीरीज़ हैं। फिर मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। जब इसे पढ़ना शुरू किया तो देन चूँकि फिजियोलॉजी मेरे सब्जेक्ट थे, तो वो 30 साल बाद की फिर गाइटन की फिजियोलॉजी जो मेडिकल के बच्चे पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और एलिंजर की बायोकेमिस्ट्री वो मैंने निकाली, उसके करंट एडिशन निकाले। क्या बात। और उसकी पढ़ाई करना शुरू किया, उसके पीपीटी देखी। तो देन आई अंडरस्टूड द फिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़, कि किस प्रॉब्लम की वजह से डायबिटीज़ होती है हाँ। और कैसे उसको रिवर्स किया जा सकता है। तो मैंने पहले इसको समझा, फिर उसको समझने के बाद मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, और मैंने इसको जुलाई 2018 में किया। उसके पहले मैंने 6 महीने पढ़ाई करी। क्या बात है। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगले 6 महीने में मैं लगभग हर महीने 4 kg मेरा वेट घटा। क्या बात। और वेट घटाना मेरा टारगेट नहीं था, मेरा टारगेट था डायबिटीज को, मेडिसिन को कम करना। कम कर देना। और उसका प्रिंसिपल ये है कि डायबिटीज़ की 2 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है कि जब बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और बॉडी रेजिस्ट होने लगता है। जैसे आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज हुआ तो आपको कहा जाता है कि आप ये एंटीबायोटिक ले लो, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक न लें, अन्यथा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। उसी तरह खान पान जब अनियंत्रित होता है
और तो धीरे धीरे बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस होने लगता है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है तो इंसुलिन बॉडी में ठीक से काम नहीं करती है, और वो ग्रेड जो होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का ग्रेड जो होता है, उसमें फिर डायबिटीज़ स्टार्ट होती है, क्योंकि आपका ब्लड शुगर बढ़ता है, और ब्लड का जो शुगर है वो आपके सेल्स तक नहीं पहुंचता है, तो न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिलता है। तो एक तरफ आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, दूसरी तरफ आपको भूख भी लगी रहती है, तो आप जब ज़्यादा खाते हो तो शरीर में उसका ज़्यादा फूड का उपयोग नहीं है, तो वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है। तो प्रिंसिपल ये है कि आप जो शुगर का इनपुट है, जो शरीर में जहाँ से भी शुगर आ रहा है उसको कम करें, और दूसरा जो बॉडी में शुगर फैट के रूप में जमा हो गया है उसको यूज़ करें, उसको बॉडी उसको यूज़ करें। बहुत बढ़िया। बट ये सैद्धांतिक तौर पर तो बड़ा आसान है, लेकिन इसको करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फूड को रेस्ट्रिक्ट करना तो आपके बस में है, क्योंकि आप खाने को रोक सकते हैं या खाने पे नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन जो बॉडी के अंदर जो डिपॉजिट हो गया है सर, उसको यूज़ करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो एक्सरसाइज हम करते हैं उसका 10-15 मैक्सिमम 20% रोल होता है, उससे ज़्यादा रोल नहीं है। अच्छा। और एक्सरसाइज का एक दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिर उतनी तेज आपको भूख लगती है, तो आप जितनी कैलोरी बर्न नहीं करते उससे ज़्यादा कैलोरी फिर खा लेते हैं। सही कहा आपने। तो आपको फिर बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैं इतने 2-2 घंटे जिम करता हूँ और उसके बाद कम हो ही नहीं, वजन कुछ कम हो नहीं रहा है। सबसे ज्यादा शिकायत वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जी जी, एग्जैक्टली। तो फॉर्मूला वो होता है क्या कि जो फैट है उसको यूज़ करना होता है, लेकिन फैट को तो आपका बॉडी ओवर द पीरियड यूज़ करने की जो उसकी मैकेनिज्म है वो शट डाउन हो जाती है। तो वो तब होती है यूज़ जबकि आप अपने बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं सर, इंसुलिन के लेवल को कम करते हैं। तो इसको कैसे कम करना है, कैसे कम इसको हमने सीखा इसका कि वैसे कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड जो कि बॉडी में जा करके इमीडिएट ग्लूकोज रिलीज करते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, और ग्रीन वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में या स्टीम फॉर्म में बिना कुक किए, क्योंकि जब हम ग्रीन वेजिटेबल को कुक कर देते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, तो उसका लोड बॉडी में बढ़ाते हैं, और वैसे कार्बोहाइड्रेट जो इमीडिएट जा करके डाइजेस्ट हो जाते हैं और ब्लड शुगर रिलीज करते हैं उसको कम करते हैं। तो जब वो कम करते हैं तो शुगर की इंटेक आपकी बॉडी में कम होती है, और जब शुगर की इंटेक कम होती है उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो बॉडी में फैट है उस फैट को यूज़ करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग हमने यूज़ किया। बहुत बढ़िया। इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे 24 घंटे का टाइम है जी, तो हम उसको 12 घंटे अगर रात को लें और 12 घंटे दिन को लें। बहुत बढ़िया। उज्जवली रात में हम खाना नहीं खाते हैं। अच्छा। कोई भी नहीं खाता, दिन में हम खाना खाते हैं, बट दिन में आप देखेंगे हर 3 घंटे बाद आपको भूख लगेगी। हाँ, रात में भूख नहीं लगती है। हाँ, रात में तो आप सो जाते हैं, खाना कंज्यूम किया हो सो जाते हैं। बट सो जाते हैं, बट आपकी बेसिक मेटाबॉलिज्म तो चलता रहता है। 80% जो आपकी एनर्जी है वो बेसिक मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में चलते रहती है। आपका हार्ट काम करता रहता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन रहते हैं, सब कुछ काम आप ब्रीदिंग करते रहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो लिवर से मिलता है, लिवर वो ग्लूकोज रिलीज करता है सर। तो लिवर के पास जो स्टोरेज होता है वो रफली 48 आवर के लिए होता है। तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ग्लूकोज का इंटेक बंद करते हैं, लिवर के स्टॉक को एग्जॉस्ट करते हैं। तो जब हम 48 to 72 आवर की फास्टिंग कर लेते हैं तो हम जब तक कि हमने कुछ नहीं खाया और उसके बाद लिवर का स्टॉक खत्म हो गया तो फिर बॉडी के एंजाइम्स और सिस्टम्स हमारे फैट को यूज़ करना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। और एक बार अपने बॉडी को अडेप्ट करा लिया उस सिस्टम के लिए, फिर आप धीरे धीरे आपकी बॉडी उस पर शिफ्ट होने लग जाती है। बहुत बढ़िया। तो मैंने उस मैकेनिज्म का इस्तेमाल टेक्निक को समझा और उसको अपने ऊपर लागू किया। एंड उस समय ये वीगन भी हो गए थे, मतलब मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर दिया था। मुझे लगता है सर ये ज़्यादा आपके लिए एक ऐसा विषय है कि आने वाले समय में आप इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जी, इस पे मैं काम कर रहा हूँ, और पिछले साल मैं अपने कुछ टीम के साथ हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया। सिमिलर माइंडेड लोगों का। बहुत ही अच्छा। पिछले साल हम लोग करीब इसमें 10 फैमिली 40 लोग अल्मोड़ा के एक रिसोर्ट में गए थे। अरे और वहाँ पे 15 दिन तक हमने इस डाइट थेरेपी को अच्छा प्रैक्टिस किया था इकट्ठा सब में, क्योंकि आप और उसमें से उस 40 में से 20 लोग डायबिटिक थे। अरे वाह। उन 20 में से 15 की डायबिटीज रिवर्स हो गई। अरे बहुत बढ़िया। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आई डिड लास्ट ईयर।
और आगे इस पे हम एक प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे हैं और ये मेरा प्रोफेशनल सर्विस से हट करके ये विषय है, क्योंकि बहुत मैं ही ये चाहता शानदार। हूँ कि जो मुझे लाभ मिला उसका लाभ सबको मिले। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता है। जो जिस तरीके से भारतवर्ष में डायबिटीज के जो पेशेंट हैं इतने परेशान रहते हैं, सुबह से शाम तक दवाइयां खाते हैं, इंसुलिन लेते हैं, और आप देखिए कोरोना काल में जो भी डायबिटिक था उसके लिए तो कोरोना एकदम समझ लीजिए जहर के समान था। और किस तरीके से बेचारे वो, अगर वो एक बार बीमार हुए तो दवाइयों का असर धीरे 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 उन पर कम हुआ और उनका परिणाम हुआ कि बहुत सारे लोग की डेथ एक और चीज़ है, डायबिटीज अपने आप में एक कोई अकेली डिजीज नहीं है, सारे चीजों को दिस इज अ बंडल ऑफ डिजीज। वो क्या है ना कि अभी अब एक के बाद एक फ्री, इसमें एक के साथ 10 फ्री फ्री है। हाँ, डायबिटीज है तो 10 और डिजीज 10 आपके आपको साथ हो आएंगे। जाएंगे। जैसे जैसे वो बढ़ेंगे वैसे वैसे इससे रिलेटेड बहुत सारे डिजीज आपके होते रहेंगे। तो आपने जड़ को समाप्त किया, बाकी तो सब सारी चीजें चीजें अपने आप ही खत्म हो खत्म। गई। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए जितेंद्र सर, बहुत ही शानदार इंटरव्यू रहा। आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरीके से जितेंद्र कुमार जी ने पहली बार में ही अपना आईएएस क्लियर किया, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे गुण जो बहुत कम लोगों में होते हैं वो जितेंद्र कुमार जी में मिलेंगे। ये प्रोग्राम आप इस शनिवार को देखेंगे। अगले सप्ताह हम फिर आपको किसी एक ऐसे अफसर के साथ मुलाकात करवाएंगे जो कुछ हट के होगा, अलग होगा। तब तक आप लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज।